हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली सी टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं आज। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग प्रश्न अच्छे से देखिएगा और उसके आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला दिया है, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है। देखिए, पहला दिया है ए राइसड्रोनेट, बी दिया है डायाजेपम, सी दिया है फोलिक एसिड, डी दिया है हाइड्रालेजिन। देखिए, इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया है ए और डी, ऑप्शन बी दिया है बी और सी, ऑप्शन सी दिया है ए बी और सी, ऑप्शन डी दिया है बी सी और डी। तो देखिए, उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है डायापेजम, फोलिक एसिड और हाइड्रालेजिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है यह, देखिएगा, आ चुका है सीटेट एग्जाम में, रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, या फिर आप लोगों को बताना है इसमें से कौन से ऐसे रोग हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन ए दिया है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, ऑप्शन बी दिया है हैजा, डेंगू मलेरिया, ऑप्शन सी दिया है चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया, ऑप्शन डी दिया है चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मच्छरों से फैलने वाले जो रोग हैं, रोगों का जो समुच्चय इसमें से है वो है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट है, सी टेट में आ चुका है। अगला देखते हैं। चुकंदर पौधे का भाग है, अर्थात आप लोगों को बताना है चुकंदर पौधे का कौन सा भाग होता है। मुख्य जड़ होता है, आकस्मिक होता है, तने का कंद होता है या फिर प्रकंद होता है। तो देखिए, चुकंदर जो होता है वो एक प्रकार का जड़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य जड़ होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी से संबंधित क्वेश्चन, सी टेट में कई बार ये भी रिपीटेड है। देखिए, करा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट है। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, ऑप्शन सी दिया है अक्टूबर से दिसंबर, या फिर ऑप्शन डी है जनवरी से मार्च। तो देखिए, बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी अवधि या फिर सबसे अच्छा महीना जो होता है, मंथ होता है, वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है। डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है या फिर जीन है। तो देखिए, आनुवंशिकता की जो बुनियादी इकाई है वो जीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। इसमें से आप लोगों को बताना है, एनसीईआरटी बुक से सीधा दिया है कि आप लोगों को बताना है खेजड़ी वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए, आप लोगों को दिया है सामने। पहला दिया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा दिया है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा दिया है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा दिया है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो देखिए, खेजड़ी वृक्ष के बारे में जो सत्य कथन है, देखिए पहला देखिए दिया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। तीसरा देखिए दिया है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। बाकी जो दिया है
चौथा, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो देखिए सही नहीं है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा डी 1 2 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला करा है ईवीएस में अर्थात पर्यावरण में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। पर्यावरण में किसी अच्छे गृह कार्य अगर जो अध्यापक देता है बच्चों को तो किस पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। ऑप्शन बी दिया है समय का सदुपयोग। ऑप्शन सी दिया है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। ऑप्शन डी दिया है मास्टरी लर्निंग। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है देखिएगा। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, जो कि सही नहीं है, अप्रासंगिक है। ऑप्शन ए दिया है बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना। ऑप्शन बी दिया है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। ऑप्शन सी दिया है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी दिया है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कौन सा अप्रासंगिक है जो कि सत्य नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। दिया है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस अर्थात पर्यावरण पाठ्यचर्या में होना चाहिए। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता होनी चाहिए। ऑप्शन बी है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। ऑप्शन देखिए सी दिया है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन डी दिया है अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में प्राथमिक स्तर पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करें, इस प्रकार का लेसन होना चाहिए। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें। देखिए ध्यान से पूरा प्रश्न पढ़िएगा, ये सीटेट में आ चुका है। यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन ए दिया है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। ऑप्शन बी दिया है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन सी दिया है यह आकलन में शिक्षकों की असुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन डी दिया है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो देखिए प्रश्न दिया है हम क्या समझें, कह रहा है हम क्या समझे जो एक खंड है इस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार का प्रश्न देने का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिया है, देखिए अगला दिया है प्रयोगशीलता खोजना जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। देखिए ऑप्शन ए दिया है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। ऑप्शन सी दिया विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। या फिर ऑप्शन डी दिया है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। अब देखिए कह रहा है उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ही, शिक्षार्थियों से कहता है
कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें, क्योंकि जब बच्चे स्वयं से जानकारी एकत्र करेंगे तो वो अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा का एक जो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ऑप्शन ए दिया है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी दिया है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ऑप्शन सी दिया है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। ऑप्शन डी दिया है संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। नीचे देखिए दिया है उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। बताना इसमें से सब जगह हवा है इस प्रकरण को पढ़ा रही है गीतिका, तो इसमें से आप लोगों को बताना है उपयुक्त में से कौन सा जो है पढ़ाने का तरीका सार्थक नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए इसका आप लोग इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। किसके अलावा जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ऑप्शन ए है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। ऑप्शन बी दिया है समस्या समाधान। ऑप्शन सी दिया है सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन डी दिया है निर्देशित खोज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, जो कि देखिए व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित सभी जो है पर्यावरण पढ़ाने की विधियां हैं। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन ए दिया विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी दिया विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को जो है विशेषतः देखिए बच्चों के दृष्टिकोणों को स्वीकार करना तथा सम्मान देना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए इसका ए राइट आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर यही होगा विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। कब उपलब्ध कराना चाहिए बताना है। इकाई के अंत में। ऑप्शन बी दिया है पाठ के अंत में। ऑप्शन सी दिया है प्रकरणों के अंत निर्मित। ऑप्शन डी दिया है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकरणों के अंतः निर्मित। चलिए अगला देखते हैं। दिया है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण प्रकरण पर 4 जो है ऐसे टीचर या फिर अध्यापक हैं जो कि अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे उपयुक्त होगी आप लोगों को बताना है। देखिए दिया है ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। देखिए नहीं सही है, वायु के नमूने इकट्ठा नहीं, जो कि निगेटिव पॉइंट है। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। देखिए सस्वर पाठन करने का कहना मतलब रटने से संबंधित है, तो ये भी सही नहीं है। अगला देखते हैं। सी दिया है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना। देखिए ये भी नहीं सही है। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। देखिए वायु
प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है बहुत बात करना, ऑप्शन बी है हाइपर एक्टिविटी जिसको कहते हैं अति सक्रियता, ऑप्शन सी दिया है आक्रामक व्यवहार, ऑप्शन डी दिया है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आक्रामक व्यवहार। चलिए अगला देखते हैं, दिया है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है बताना है। देखिए ऑप्शन ए दिया है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। देखिए ये नहीं सही है। ऑप्शन बी देखिए लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है, ये भी सही नहीं है। चलिए सी देखते हैं, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी, ये भी नहीं सही है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है बताना है आप लोगों को। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, देखिए ये नहीं सही है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये भी नहीं सही है। सी देखते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, ये भी नहीं सही है। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, देखिए बाहरी कोई भी विद्यालय के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ने से संबंधित ऑप्शन में हो तो ऑप्शन हमेशा राइट होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चे तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, या फिर यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से उन्हें पूछना चाहिए। तो देखिए ये नहीं सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, चीज़ों के बारे में कोई प्रश्न पूछे बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, देखिए ये भी नहीं सही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, अगला है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे बताना है। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे या फिर प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन सी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ऑप्शन डी दिया है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सीट डेस्क पर सिर रखकर आराम करेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ही पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला है फेफड़े के प्राथमिक अंग है। फेफड़े किसके प्राथमिक अंग है? पाचन के, कब्ज के, पसीना के या फिर श्वसन के? तो लगभग सभी लोग जानते हैं ऑप्शन डी श्वसन के। अगला है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बेतवा नदी पर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा नदी पे। अगला देखते हैं, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा है, इटावा है, गोरखपुर है या फिर हमीरपुर है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमीरपुर, जो कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। चलिए अगला देखते हैं, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है सिंचाई, ऑप्शन बी दिया है कृषि, ऑप्शन सी दिया है पेयजल, ऑप्शन डी दिया है भूमिगत जल स्तर वृद्धि। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमिगत जल स्तर वृद्धि। चलिए अगला देखते हैं, करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
बताना कौन सा सही है। मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, ये नहीं सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, ये भी नहीं सही है। देखिए अगला देखते हैं, ऑप्शन सी है, पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिएगा, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री कौन सा होगा, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दिया है मेढक के जीवन चक्र का चार्ट, ऑप्शन बी दिया है मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, या फिर वास्तविक तितली, या फिर कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता, जो कि गर्म रुधिर प्राणी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, ऑप्शन सी दिया है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, ऑप्शन डी दिए है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तो देखिए भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए हमें पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण करना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होगा, ये बताना है। उत्पादक से अपघटक को, देखिए नहीं सही है। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ये भी नहीं सही है। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, देखिए बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब न करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, देखिए सुमिलित करना है। देखिए कटे और घाव, कटे और घाव पर हमें क्या लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए दिया है कटे और घाव, तो कटे और घाव पे हल्दी के चूर्ण लगाना चाहिए, तो पहले का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सामान्य ज्वर, जो कि मेथी के बीजों के चाय पीना चाहिए, और आँख की सूजन के लिए हमें ताज़े धनिया के बीजों का जो है प्रयोग करना चाहिए। दांत के दर्द के लिए देखिए हींग के चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।